हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम श्वेता है और आज का जो वीडियो है वो मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी का कंटिन्यूएशन वीडियो है। तो मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी का माय प्रेगनेंसी जर्नी के टाइटल से मैंने वो वीडियो डाली है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो आप ज़रूर से देखिएगा। उस वीडियो में मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस अपने शेयर किए हैं और कुछ चीज़ें जो उसमें छूट गई थी वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। और उसके अलावा मेरा जो हॉस्पिटल का जो स्टे था, मेरा सी सेक्शन डिलीवरी के बाद में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, बेबीज़ का किस तरीके से ध्यान रखा गया, वो सारा कुछ मैं आज इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वाले वीडियो में एक्चुअली कुछ कमेंट्स भी आए थे जिसके मैंने रिप्लाई किए थे, लेकिन कुछ मैंने सोचा कि मुझे खुद से कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं बताना भूल गई थी। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में पहले शुरुआत में उन सारी चीज़ों से करती हूँ और फिर उसके बाद में हॉस्पिटल स्टे और सी सेक्शन डिलीवरी के बाद वाला कहानी आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट जो मैंने आपको उस वीडियो में नहीं बताया था वो था कि मेरी जो ट्विन प्रेगनेंसी थी वो डाइकोरियोनिक थी या मोनोकोरियोनिक थी, ये मैंने आपके साथ में शेयर उस टाइम पे नहीं किया था क्योंकि वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। बहुत सारी कहानी, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैंने आपके साथ में उस टाइम पे बता दिया, तो इसीलिए शायद हो सकता है कि छूट गया हो। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं बताती हूँ। मेरी जो ट्विन प्रेगनेंसी थी, मेरे जो ट्विन बेबीज़ थे वो डाइकोरियोनिक डाइएमनियोटिक ट्विंस थे। डाइएमनियोटिक ट्विंस का अगर मैं सिंपल भाषा में आपसे कहना चाहूँ तो उसका मतलब ये होता है कि डाई मतलब दो, तो दो बच्चे, दो प्लेसेंटा और दो एमनियोटिक सैक था। तो मेरे जो प्लेसेंटा थे वो दो थे, जो एमनियोटिक सैक था वो भी दो था। जो डिलीवरी नेक्स्ट है कि जो मेरे बच्चों की जो डिलीवरी हुई थी वो कौन से वीक में हुई थी, तो उनकी डिलीवरी 34 वीक्स में हुई थी। तो डॉक्टर ने एक्चुअली 7 मंथ्स के बाद में आपको जब ट्विन प्रेगनेंसी होता है तो आपको मेंटली प्रिपेयर कर देते हैं डॉक्टर्स कि आप किसी भी टाइम पे डिलीवरी के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि वो ऑलरेडी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में ही गिना जाता है। क्योंकि आपका जो वूम्ब होता है, एक मदर का जो वूम्ब होता है, जो कोख होती है, वो एक बच्चे के लिए ही होता है। लेकिन ट्विन प्रेगनेंसी में क्या हो रहा है, आप उसको दो बच्चों में शेयर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बच्चे को जहाँ पे बढ़ने का जगह होता है वहाँ पे दो बच्चे बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको जगह चाहिए होता है, तो वो जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो इसीलिए ट्विन प्रेगनेंसी में ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है, मोस्टली ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि 34, 35, 36 ऐसे वीक्स में डिलीवरी हो जाते हैं। बहुत कम, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि 37 वीक्स तक ट्विन प्रेगनेंसी का डिलीवरी हो, या फिर किसी का हो जाए। फुल टर्म डिलीवरीज भी होता है, दैट इज़ 38 वीक्स के बाद होता है। मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी में एक और चीज़ मैंने आपको नहीं बताई थी क्योंकि मैं भूल गई थी। हो सकता है बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि जब आप वो चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो तो वो आपके माइंड में फ्रेश रहता है। और अभी तो बच्चे 2 साल के हो चुके हैं, तो कुछ चीज़ें एक साथ एक ही बार में याद नहीं रहता है, तो मैंने उस टाइम पे नहीं बताई थी। तो कोई बात नहीं, अभी मैं बता देती हूँ। जो मैंने आपसे जो कहा था कि जो मेरी 3rd ट्राइमेस्टर थी वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो उसका यही रीज़न था क्योंकि जो उल्टी और जो वॉमिटिंग की जो मुझे प्रॉब्लम थी वो तो मेरी 3rd ट्राइमेस्टर में थी ही थी, बट एक और जो प्रॉब्लम आ गया था, और यस, जो बच्चे के जो गले में जो कॉर्ड फंसने की जो प्रॉब्लम थी वो भी थी, और एक और जो बहुत ही दिक्कत वाली प्रॉब्लम आ गई थी वो ये थी कि जो ट्विन वेट में डिस्कॉर्डेंस, जो आपने कहीं पे भी सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो मैं आपको बता देती हूँ। वेट डिस्कॉर्डेंस हो गया था, मतलब कि दोनों बच्चों के जो वेट थे उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। मतलब एक बच्चे का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा था, एक बच्चे का वेट कंपैरेटिवली बहुत कम था। तो ये ट्विन डिस्कॉर्डेंस जो होता है, जो वेट में जो डिफरेंस होता है, ये ज़्यादातर मोनोकोरियोनिक मोनोजाइगोटिक प्रेगनेंसी जिसको आप बोलते हो, मतलब एक प्लेसेंटा के अंदर में दो बच्चे पल रहे हैं, तो उनमें ज़्यादातर ये पाया जाता है कि एक ही प्लेसेंटा के अंदर है, एक ही एमनियोटिक सैक है। एक मिनट।
ट्विन डिस्कॉर्डेंस जो होता है वो ज़्यादातर मोनोकोरियोनिक या फिर मोनोजाइगोटिक प्रेगनेंसीज में होता है, लेकिन मेरा जो प्रेगनेंसी था वो DCD है, जिसको डाई कोरियोनिक और डाई एमनियोटिक प्रेगनेंसी ट्विन प्रेगनेंसी था। तो उसमें तो 2 प्लेसेंटा और 2 एमनियोटिक सैक दोनों अलग अलग थे, मतलब दोनों को अपना अपना जितना मिलना चाहिए, जिसको जितना न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए उसको उसको उतना ही मिलता था, दोनों को अपने हिसाब से मिलता था। तो उनको शेयर करने का हिसाब उनमें नहीं था कि हाँ उनको एक ही जगह शेयर करना है, एक ही न्यूट्रिएंट्स को शेयर करना है। तो वो मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसीज में होता है कि हाँ एक बच्चे को ज़्यादा खाना मिल गया, एक बच्चे को कम खाना मिला, तो उसकी वजह से वेट डिस्कॉर्डेंस होता है। बट मेरे केस में ये बहुत ही रेयर केस था कि ट्विन डिस्कॉर्डेंस पाया गया। तो इसको लेकर के मेरे डॉक्टर्स ने बहुत ज़्यादा उनको टेंशन हो गया था, और उसके साथ साथ मुझे भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था। तो उस टाइम पे मेरी डॉक्टर ने मुझे कहा था, मुझे एक्चुअली एडवाइस किया था कि जितना भी फैटी चीज़ें होती है, जैसे कि राइस हुआ, पोटैटो हुआ, या फिर शुगर हुआ, या फिर जितना भी ऑयली जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मेरे डॉक्टर ने बंद करने के लिए कह दिया था। तो उस टाइम पे ना तो मैं राइस खाती थी, ना तो मैं शुगर लेती थी, ना ही तो पोटैटो खाती थी, और ना ही तो किसी भी तरह का फैटी कोई भी मील कंज्यूम करती थी। तो ये जो 3rd ट्राइमेस्टर था मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मैं क्या कहूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला फेज़ आ गया था, क्योंकि जो 2nd ट्राइमेस्टर था उसमें मैंने एक्चुअली मुझे जो भी मन करता था मैं खा लेती थी, जहाँ जाने का मन करता था वहाँ पे मैं घूमने चली जाती थी। तो किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन बोल करके उस टाइम पे मेरे साथ में नहीं था। तो इसीलिए अचानक से इस तरह का जो रेस्ट्रिक्शन आ गया, और उसके ऊपर से प्रेगनेंसी के टाइम पे, जबकि आपको क्रेविंग्स बहुत सारी चीज़ों की होती है, बहुत कुछ खाने का मन होता है, उस टाइम पे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होता है। और उस टाइम पे डॉक्टर ने जब कहा कि आपको थोड़ा बहुत फैटी चीज़ों को अवॉइड करना है, नहीं खाना है, तो थोड़ा बहुत मैंने तो सोचा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन फिर मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ आया कि मुझे अपना जो माइंड है उसको कंट्रोल करना है, मुझे किसी भी तरह के से मेरे बच्चों के बारे में सोचना है। तो इसीलिए जो भी ये फैटी चीज़ें थी, तो उस समय मैं बहुत ही कम तेल मसाला का, ज़्यादातर कहूँ लौकी, प्लेन रोटी, यही सारी चीज़ें खाती थी। तो ये मेरी 3rd ट्राइमेस्टर में मेरी ये सारी दिक्कतें आई थी। तो बाकी की जो सारी चीज़ें हैं वो तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में शेयर कर ही दी थी। एंड का जो इशू था वो मेरी डाइट की वजह से, मेरे प्रॉपर कंट्रोल की वजह से वो ठीक हो गया था। और बच्चों में जो वेट का जो डिफरेंस था वो बहुत ही मतलब वेट का तो डिफरेंस था ही, लेकिन वो थोड़ा सा कम गया था। मतलब ऐसा नहीं था कि एक का बहुत ज़्यादा वेट है और एक का बहुत कम वेट है, इस तरह का नहीं था। तो डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा खुश हुई थी मेरे इस चीज़ को लेकर के। वो बोले कि नहीं, तूने बहुत ज़्यादा मतलब अवॉइड किया है चीज़ों को। और इस टाइम पे मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे ये इस तरीके से मतलब खाना पीना को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैं एक एडवाइस, आपको छोटा सा एडवाइस देना चाहूँगी कि आप ऐसा हॉस्पिटल चूज़ कीजिएगा जिसमें ऑलरेडी फंक्शनल NICU है उसके अंदर में। ऐसा नहीं कि अगर किसी भी चीज़ का दिक्कत हो, भगवान ने करे कि किसी तरह का दिक्कत होए, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो फिर आपको बच्चे को इधर से उधर लेके भागना ना पड़े, सब कुछ एक ही हॉस्पिटल में आपको मिल जाए। तो इसीलिए मैंने जो हॉस्पिटल चूज़ किया था, मैंने और मेरे हस्बैंड ने जो हॉस्पिटल चूज़ किया था, वो ऐसा ही हॉस्पिटल था जिसके अंदर में ऑलरेडी NICU, उन लोगों का अपना NICU यूनिट था। तो हमने एक्चुअली, देखिए ऐसा होता है कि इसमें ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है कि NICU के बारे में लोग बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं कि ऐसा किया है, ऐसा क्यों है। तो एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि मेरे टाइम पे क्या हुआ था कि मुझे ये पता था कि ये ट्विन प्रेगनेंसी है, अर्ली डिलीवरी होने वाली है। तो ये चीज़ के लिए मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी। तो मुझे पता था कि अर्ली डिलीवरी को लेकर के आप कुछ कर नहीं सकते हो कि ट्विन प्रेगनेंसी में आप अच्छा खाओगे, अच्छा लाइफस्टाइल रखोगे तो ज़रूरी है कि अच्छा लाइफस्टाइल और अच्छे खाने से आपका जो अर्ली डिलीवरी है वो टल जाएगा और पूरा फुल टर्म डिलीवरी तक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ट्विन प्रेगनेंसी में ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि डिलीवरी जल्दी ही हो जाता है, क्योंकि
वो जो जगह होता है, जो माँ का जो कोख होता है, वो एक बच्चे के लिए ही होता है। भगवान ने एक बच्चे के लिए बनाया है ना, तो अगर उसमें 2 बच्चे हैं तो वो तो बहुत ही एडजस्ट करके रह रहे। एक ही जो मैंने एक ही चीज़ सोच करके रखी थी कि होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। वर्स्ट मैंने भगवान ने करे कि किसी के साथ में भी वर्स्ट हो, लेकिन आप हमेशा से ऐसे ही सोच करके चलना चाहिए कि आप हर एक चीज़ के लिए अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। लेकिन हाँ, जो अगर किसी भगवान ने करे कि किसी भी तरीके से कोई दिक्कत आए तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो कि आप वो चीज़ को सुधार सको, उस चीज़ का सल्यूशन आपके पास में, एक सल्यूशन वाला बैकअप प्रोग्राम आपके पास में हो। तो इसीलिए जो NICU वाला हॉस्पिटल ही मैंने चूज़ किया था। तो खैर, अभी मैं आती हूँ कि जो सी सेक्शन हुआ था उसके बाद में जब मुझे रूम में शिफ्ट किया गया उसके बाद क्या क्या हुआ। तो जो टॉपिक है वो था कि जो सी सेक्शन डिलीवरी मेरी हुई थी तो उसके बाद में क्या हुआ था, और बच्चों को NICU में रखा गया था तो उसमें क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो पास में जो बेल बटन है उसको भी पुश कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। और एक और चीज़ है कि अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आपके साथ में और भी चीज़ें शेयर करने के लिए। तो मेरी जो सी सेक्शन की जो डिलीवरी हुई थी उसकी सारी स्टोरी मैंने अपने एक वीडियो में शेयर की है। अगर आप चाहें तो वो स्टोरी वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की स्टोरी की तरफ। तो जो डिलीवरी हो गई थी मेरी, तो मतलब मेरे बच्चों की जब डिलीवरी हो गई थी तो उसके बाद में, डिलीवरी के बाद में डॉक्टर्स क्या करते हैं कि आपको एक रिकवरी जो OT होता है, OT से आपको एक रिकवरी रूम में शिफ्ट करते हैं। तुरंत ही आपको एक वार्ड, आपको एक रूम नहीं प्रोवाइड करते हैं, आपको एक रिकवरी रूम में शिफ्ट करते हैं, जहाँ पे आपका ऑक्सीजन लेवल, आपका BP और बहुत कुछ जो चेक करना रहता है वो सारा कुछ उस रिकवरी रूम में चेक करते रहते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं आपको, और देखते हैं कि आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो। वहाँ पे आपको 1 से 1.5 घंटा वहाँ पे रहने देते हैं। तो बिल्कुल भी होश नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, जैन क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। उसके बाद में जब मुझे होश आया फिर मैंने जयंत को देखा कि वो भी मेरे पास में ही थे। मुझे जब रूम में शिफ्ट करवाया जा रहा था तो रूम में शिफ्ट करवाने के बाद में मेरे जो कपड़े हैं वो चेंज किया गया, स्पॉन्ज वगैरह किया गया। डॉक्टर्स आकर के स्टिच वगैरह रेगुलर इंटरवल्स पे देख रही थी, पेन है कि नहीं ये पूछ रही थी, कि अगर पेन है तो पेन किलर्स वगैरह दे रही थी। और पेन तो ऑब्वियसली पेन रहेगा ही, क्योंकि फ्रेश ऑपरेशन जब हाथ कटता है तो उसी में दर्द होता है, तो ऑपरेशन हुआ है तो पेन तो रहेगा ही रहेगा। तो उसके लिए डॉक्टर्स पेन किलर वगैरह रहता है तो वो पेन किलर वगैरह आपको चैनल के थ्रू देते हैं या फिर इंजेक्शन के थ्रू देते हैं। ओरल आपको पिल्स खाने के लिए उस टाइम पे नहीं देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपको कुछ भी खाना पीना अलाउड नहीं होता है। तो खाना पीना जो अलाउड हुआ था वो आई थिंक 6 to 8 आवर्स के बाद में अलाउ हुआ था। और वो भी जो पहली जो चीज़ मुझे अलाउ हुई थी वो थी कोकोनट वाटर। तो कोकोनट वाटर मैंने सबसे पहले पी थी, वो भी बहुत थोड़ा सा, मतलब सिप करके थोड़ा बहुत पिया था मैंने। और वो भी पीने का मन नहीं करता है उस टाइम पे, कि कुछ भी खाने पीने का अच्छा मन ही नहीं करता है उस टाइम। पहला जो दिन था उस दिन तो मुझे बिल्कुल भी उठा ही नहीं जा रहा था, बिकॉज बैक पेन, इतना ज़्यादा बैक पेन था और कि मुझे उठने का मन तो किया, मतलब मैं उठ ही नहीं पा रही थी। तो और दूसरी चीज़ कि वहाँ पे आपको यूरिन बैग लगा करके रखते हैं, तो आपको तो उठने में ऑब्वियसली उस टाइम पे अलाउ भी नहीं करती है डॉक्टर्स। तो जब यूरिन बैग हट जाता है तो उसके बाद में डॉक्टर्स बोलती है कि थोड़ा बहुत चलने के लिए या फिर वॉकिंग करने के लिए। और वॉकिंग भी आपको किसी के हेल्प लेकर के वॉकिंग करना है, और ऐसा भी वॉकिंग नहीं कि बहुत जल्दी वॉकिंग करना है, ऐसा नहीं, बहुत धीरे धीरे करके वॉकिंग करने के लिए डॉक्टर्स कहती है उस टाइम पे। तो ये सब कुछ हो गया। तो उसके बाद में क्या हुआ कि
जब मेरी यूरिन की थैली जब तक लगी हुई थी तब तक मुझे मेरे बच्चों से मिलने के लिए अलाउड नहीं था। भले ही एनआईसीयू में ऐसा होता है, ऐसा एनआईसीयू के ऐसे कुछ रूल्स होते हैं कि जो माँ होती है वो बच्चे से 24 आवर्स मिल सकती है, कभी भी किसी टाइम पे मिल सकती है। लेकिन जो फादर होते हैं उनके विजिटिंग टाइम्स होते हैं, विजिटिंग आवर्स फिक्स्ड होते हैं कि इसी टाइम पे फादर बच्चे से मिल सकते हैं। तो ऐसा यही हुआ था कि जब तक यूरिन की जो थैली लगी रहती है तब तक तो आपको एनआईसीयू में अलाउ नहीं करते हैं बच्चे से मिलने के लिए। तो जयंत तो मैं तो मिल नहीं पा रही थी, लेकिन जयंत बहुत ज़्यादा, मैं उस टाइम पे मेरी हालत भी वैसी नहीं थी कि मैं उठ कर के जा पाऊँ। मन में तो बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि मैं अपने बच्चों को देखूं, मैं उनको छूऊं, उनका गाल पकड़ूं, बहुत ज़्यादा मन कर रहा था मुझे। लेकिन खैर जो भी था उनके अच्छे के लिए, उनके भलाई के लिए ही था। जो दिक्कत मुझे हुई थी, आई थिंक वो रात के टाइम पे अचानक से क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा शिवर करने लग गई थी, बहुत ज़्यादा काँपने लग गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था। तो मैंने फटाक से उसी टाइम पे जयंत को बोला कि देखो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, और मैं काँपने लग गई थी एक्चुअली। तो जयंत ने वहीं पे नर्सेज वगैरह रहती है उनको लेकर के आए, एंड द नर्सेज वर, मतलब वो इतनी स्वीट थी कि वो आते के साथ में मेरे सर को सहला करके वो कह रही थी कि दीदी आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, आपको सही से हो जाएगा सब चीज़। उन्होंने सब कुछ चेक किया। एक नर्स तो मुझे समझा रही थी, मुझे देख रही थी, और जो दूसरी नर्स थी वो सब कुछ चेक कर रही थी। तो एक्चुअली क्या हुआ था, जो ड्रिप का जो मात्रा था आई थिंक वो थोड़ा सा बढ़ गया था, तो उसकी वजह से मुझे शिवरिंग वगैरह हो गया था। तो वो उन्होंने ठीक कर दिया, एडजस्ट कर दिया। तो उसके बाद मेरा शिवरिंग ठीक हो गया। और बस यही एक चीज़ था जो मुझे उसके बाद में दिक्कत हुआ था रूम में आने के बाद में। और ऐसा कोई मुझे दिक्कत वाला या फिर प्रॉब्लम वाला फेस नहीं करना पड़ा। डॉक्टर जो चेक करते हैं वो है कि आप यूरिन सही से पास कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि ऑपरेशन के बाद में यूरिन पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये जो स्टिचेस है उसमें पेन हो रहा है कि नहीं, तो ये सब कुछ डॉक्टर्स आकर के पूछ लेती थी, देख लेते थे। तो यूरिन पास करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ मुझे। पेन तो ऑब्वियसली जब थोड़ा बहुत ही हाथ में कट जाता है तो पेन तो होता ही है। तो ऑपरेशन, जब इतना बड़ा ऑपरेशन होता है तो उसमें तो पेन तो ऑब्वियसली रहेगा ही रहेगा। तो उसके लिए तो डॉक्टर्स आपको पेन किलर्स वगैरह दे देते हैं, इंजेक्शंस के थ्रू पेन किलर्स वगैरह देते हैं, चैनल के थ्रू जो भी दवाइयाँ होती है वो चैनल के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू ही उस टाइम पे दिए जाते हैं। तो वैसे मुझे पड़ रहा था, ओरल दवाइयाँ उस टाइम पे नहीं पड़ रही थी, क्योंकि तुरंत क्या होता है कि लिक्विड वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं होता है, पानी वगैरह कुछ भी पीना अलाउड नहीं होता है। तो ये सब कुछ हुआ। उसके बाद में मेरा जो हॉस्पिटल का जो स्टे था टोटल आई थिंक 3 डेज़ का स्टे था मेरा हॉस्पिटल में। तो 3 डेज़ का स्टे में मेरे जो बच्चे थे वो डिलीवरी के बाद में उनको एनआईसीयू में रखा गया, क्योंकि वो प्री टर्म बर्थ था उनका, अर्ली डिलीवरी था, तो उनको ऑब्जर्वेशन के लिए एनआईसीयू में रखा गया था। तो ऐसा कुछ नहीं था कि उनको किसी भी तरह का दिक्कत था इसी के लिए एनआईसीयू में उन्होंने रखा था, ऐसा कोई बात नहीं था। हाँ, मेरी बेटी को थोड़ा बहुत ब्रीदिंग इश्यूज़ हुआ था तो उसको ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया था एनआईसीयू में। यूरिन की थैली हटाई गई तो उसके बाद में मुझे एनआईसीयू में जाने अलाउड हो गया था। तो उस दिन तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी वाला दिन था। मुझे अभी भी याद है कि उस टाइम पे जब नर्स मेरे पास में आई थी ये कहने के लिए कि आपको एनआईसीयू चलना है अपने बच्चों को देखने के लिए, उस टाइम पे मुझे ब्रेकफास्ट सर्व किया गया था, मैं नाश्ता कर ही रही थी, और नर्स आकर के उसने मुझसे कहा कि दीदी आपको चलना है बच्चों को देखने के लिए एनआईसीयू में। तो उस टाइम पे मैंने नाश्ते को प्लेट को हटाया। जयंत का भी ऐसा था कि नाश्ता छोड़ो, अभी चलो बच्चे को मिलने के लिए पहले चलना है। तो मैंने बोला कि ठीक है चलो चलो चलते हैं फटाफट। तो नाश्ते का प्लेट साइड में रख करके, जो ट्रे होता है उसको साइड में रख करके मैं धीरे धीरे उतर के, पेन तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन था तो जैसा भी पेन था, उस बच्चों से मिलने की जो खुशी थी उस खुशी के सामने वो पेन कुछ भी नहीं था। तो जब मैंने फटाफट से मैंने ट्रे हटा करके मैं धीरे धीरे चल के, मेरा जो रूम था उससे एनआईसीयू का जो रूम था वो बहुत ही मतलब क्या कहूँगी कि सामने में एक रूम को छोड़ के उसके बगल वाले रूम में था। तो मैं धीरे धीरे चलते धीरे धीरे करके गई वहाँ पे। और यस, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि एनआईसीयू का जो
जो रूल्स होता है उसमें NICU में 2 लेवल्स होते हैं। एक होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है बच्चों को, तो उनको लेवल 1 में रखा जाता है सपोज़, और जिनको ज़्यादा दिक्कत होता है तो उनको लेवल 2 NICU में रखा जाता है, ऐसे करके कुछ था। तो मेरे बच्चे को ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा इशू वाले जो चीज़ तो थे नहीं, तो उनको जो लोअर जो NICU होता है उसमें रखा गया था। तो वो मेरे रूम के बगल में ही बस था, तो वहाँ पे चल के जाना था। तो फटाफट से हम लोग गए वहाँ पे, धीरे धीरे चलते चलते गए। तो जैन तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि उनको भी बहुत कम मिलने दिया जा रहा था बच्चों से। उनका एक फिक्स्ड टाइम था, लेकिन हाँ वो मिल चुके थे बच्चों से, वो देख चुके थे। लेकिन ऐसा होता है ना कि बच्चों को देखने का, उनसे मिलने का एक्साइटमेंट ही कुछ और हो जाता है। जब आपके रूम में अगर बच्चों को शिफ्ट कर देते हैं तो वो अलग चीज़ होता है, लेकिन जब NICU में जब बच्चे रहते हैं तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक क्या कहूँगी, वो एक तड़प रहती है कि बच्चों को मिलना है, बच्चों को देखना है, उनको छूना है, पकड़ना है। तो उस टाइम पे हम लोग गए और फिर वहाँ पे NICU का एक और रूल होता है कि जब आप जाते हो तो आपको कैप वगैरह पहना देते, ग्लव्स वगैरह पहना देते हैं, और जो आपका जो स्लीपर्स होता है वो चेंज हो जाता है। हॉस्पिटल का जो स्लीपर्स होता है, आपके रूम में तो अलग स्लीपर्स आपका रहता ही है, लेकिन NICU में जब आप जाते हो तो उनका अलग से एक स्लीपर होता है, तो वो आपको पहनने के लिए कहते हैं। तो फटाफट से वो सारा कुछ प्रोसीडियर वगैरह करके और एंट्री वगैरह करके हम लोग वहाँ पे गए। तो ऐसा हुआ कि बहुत ही फ़नी सा इंसिडेंट था वो एक्चुअली, बहुत ही फ़नी सा इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पे एक्चुअली, कि जब जैसे ही मैंने NICU के रूम में एंटर किया, सामने में ही एक बहुत छोटा सा बच्चा, मतलब इतना छोटा सा बच्चा वहाँ पे उल्टा होकर के लेटा हुआ था। तो मैंने जैन से कहा कि देखो ना कितना छोटा सा, बहुत टाइनी सा बच्चा, कितना छोटा सा बच्चा है। तो जैन ने कहा कि तुमको पता है किसका बच्चा है? मैंने कहा कि किसका बच्चा है का क्या मतलब है? तो वो कहते हैं कि ये तुम्हारा ही बच्चा है, तुम्हारा बेटा है। मैंने कहा कि हाय इतना छोटा सा बच्चा, इतना छोटा था वो कि मतलब देख कर के मुझे मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना छोटा बच्चा होता है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट बेड पे जब देखा तो वहाँ पे बहुत छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी परी सी मेरी बेटी वहाँ पे थी। तो उसको देख कर के तो मेरा मतलब मैं क्या करूँ कि मेरा मन ही खुश हो गया। और उस टाइम पे उन दोनों को देख कर के मेरा खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे मतलब जितना भी पेन था सब कुछ उस टाइम पे मैं भूल चुकी थी। और जब नर्स ने फर्स्ट टाइम मेरे गोद में मेरी बेटी को दिया था, तो जब गोद में मेरी बेटी को दिया उस टाइम पे वो सो रही थी एक्चुअली। तो जब मेरी बेटी को मेरे गोद में दिया तो मैंने बस थोड़ा बहुत कुछ भी उसके साथ, बेटा कैसे हो, आपके मम्मी पापा आए हैं देखो आपसे मिलने के लिए, एक बार आंखें खोलो। और जैसे ही मैंने कहा कि बेटा अपनी आंखें खोलो, वो फटाक से उसने अपनी आंखें खोली और आंखें खोल के ऐसे ऐसे करके मुझे देख रही थी। ये एक ऐसा मोमेंट था जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक मैजिकल मोमेंट था, जिसको मैं क्या कहूँगी कि मैं अपनी पूरी लाइफ इस मोमेंट को चेरिश करूँगी। और मुझे एक्चुअली उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ था। और उस ये जो वर्ड है, ये जो मोमेंट है, ये जो फीलिंग है, इसको मैं किसी भी वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। तो थोड़ी देर हमने बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड किया। जैन को थोड़ी देर के बाद में उन्होंने कहा कि आप बाहर चले जाओ, क्योंकि फादर्स को ज़्यादा देर तक अलाउड नहीं होता है, और NICU में ज़्यादा भीड़ लगाना भी अलाउड नहीं होता है। तो उसके बाद मैंने थोड़ी देर उनके साथ में टाइम स्पेंड किया और देखा उनको, उनका गाल पकड़ा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद एक्चुअली मेरी पेन की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो मुझे ज़्यादा देर बैठना भी उस टाइम पे अलाउड नहीं था। तो उसके बाद थोड़ी देर बैठने के बाद में अराउंड आई थिंक 15 to 20 मिनट्स NICU में स्टे करने के बाद में मैं वहाँ से फिर
वापस अपने रूम में आ। NICU का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि NICU मतलब नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट होता है। उसमें बच्चों को एक ऐसे एटमॉस्फेयर में, ऐसे टेम्परेचर में रखा जाता है और स्पेशली उन बच्चों को जिनका प्री टर्म डिलीवरी होता है, या फिर उन बच्चों को जिनका किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशंस होता है डिलीवरी के बाद में, तो उनको NICU में रखा जाता है। प्री टर्म डिलीवरी में क्या होता है कि वो समय से पहले माँ के पेट से बाहर आ जाते हैं, तो उनको बाहर का जो वर्ल्ड को जो एक्सेप्ट करने का जो क्षमता आप कह सकते हो वो उस टाइम पे उनका नहीं होता है। तो उनको क्या किया जाता है कि उनको ऐसे इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है NICU में, जिससे कि उनको ऐसा फील हो कि वो अभी भी माँ के कोख में ही है। तो उसी तरह का जो माँ का कोख का जो वूम का जो टेम्परेचर होता है, वही टेम्परेचर में बच्चों को रखा जाता है। और फीडिंग वगैरह जो भी होता है वो ऊपर से जो मिल्क वगैरह, जो भी मिल्क पाउडर वगैरह जो भी होता है वो ऊपर से उनको दिया जाता है। लेकिन NICU में बस एक ही चीज़ है कि NICU का एक दिन का जो खर्चा आता है वो बहुत ज़्यादा आता है। और सच बताऊं तो हमारा पैकेज के अंदर में 2 दिन का NICU का बच्चों का स्टे था कि आप मेरा मदर का 3 दिन का स्टे रहता है और 3 डेज़ का स्टे रहता है। और बच्चों का जो NICU का अगर ज़रूरत पड़े तो फिर 2 दिन का स्टे का उस पैकेज के अंदर में था। तो 2 दिन मेरे बच्चों को तो 2 दिन ही रखा गया NICU के अंदर, क्योंकि टचवुड उनको किसी भी तरह का ऐसा कोई ज़रूरत पड़ा नहीं। कि मेरी बेटी को थोड़ा बहुत डिलीवरी के बाद थोड़ा बहुत ब्रीथिंग का इशू था, जिसकी वजह से ऑब्जर्वेशन के लिए उनको NICU में रखा गया। और किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशंस वगैरह अगर कहूँ तो कॉम्प्लिकेशंस वगैरह नहीं था जिसकी वजह से NICU में रखा जाए उनको, तो इसीलिए ज़्यादा स्टे नहीं था। तो इसीलिए खर्चे के हिसाब से अगर देखा जाए तो में अगर बच्चे को रखा जाता है तो वो पेरेंट्स के लिए मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली हर तरीके से दिक्कत होता है। क्योंकि मेंटली तो आप थोड़ा बहुत तो टेंशन में रहते ही है, क्योंकि बच्चा रूम में आपको दिया नहीं जाता है, वो सीधा NICU में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो आपको थोड़ा बहुत तो टेंशन रहेगा ही रहेगा कि क्या होगा, कैसे होगा, हर चीज़ का टेंशन रहता है। फिज़िकली भी टेंशन रहता है, आप खुद फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। और फिनेंशियली तो दिक्कत होता ही है, क्योंकि NICU का जो खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और मैं जिस हॉस्पिटल में मेरी बच्चों की जो डिलीवरी हुई थी, वहाँ पे आई थिंक 1 दिन का जो बच्चों का एक्चुअली NICU का वो जो खर्चा होता है वो हर एक हॉस्पिटल का वैरी करता है। हर एक हॉस्पिटल का NICU का 1 दिन का खर्चा डिफ़र करता है। तो मेरे हॉस्पिटल में वो 1 दिन का 20,000 अराउंड था। तो 20,000 अराउंड था। तो 2 बच्चे थे, तो दोनों बच्चों को 40,000 रुपीज़ 1 दिन का खर्चा था NICU में रखने का। तो क्योंकि मेरा पैकेज में ऑलरेडी इंक्लूडेड था वो कि बच्चों को अगर ज़रूरत पड़े NICU का तो 2 दिन तक का खर्चा जो है वो पैकेज के अंदर में ही वो लोग ले लिया था उन्होंने। तो ये सब मेरे दिमाग में घूम रहा था। जब मैं NICU से अपने रूम में फिर वापस आई तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमने लगी। तो मेरी डॉक्टर फिर आई जब चेकअप करने के लिए, मेरे स्टिचेस चेकअप करने के लिए। डॉक्टर्स तो रेगुलर इंटरवल पे आ ही रही थी। तो जब वो आई तो मैंने कहा कि मैम अभी NICU में कितने दिन और बच्चों को रखेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैंने तेरे पेडियाट्रिशियन से तो मैंने बात की है, तो उन्होंने कहा है कि उनका तो अभी अच्छा रिकवरी है, तो उनको ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। तो हो सकता है कि आज या कल में उनको तेरे रूम में शिफ्ट कर देंगे। तो ये सुन कर के तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो मैंने कहा कि ठीक है मैम। तो फिर लेकिन उस दिन मैं पूरा दिन वेट करते रही कि शायद हो सकता है अभी न्यूज़ आए कि अभी शिफ्ट कर रहे हैं रूम में, अभी शिफ्ट कर रहे। बट उस दिन तो शिफ्ट किया नहीं था। फिर दूसरे दिन, उसके बाद वाले दिन में फिर से जब मेरी डॉक्टर आई तो मैंने उनसे कहा कि मैम अभी तक बच्चों को शिफ्ट नहीं किया है रूम में। तो उन्होंने कहा कि देख, ऐसा कुछ बात नहीं है। जो पेडियाट्रिशियन होते हैं बच्चों के, वो उनका अच्छा देख करके, उनका रिकवरी स्टेटस देख करके ही उसके बाद में शिफ्ट करेंगे। तो तू ज़्यादा टेंशन मत ले, और ऐसी कोई बात नहीं है। आज देख ले, आज तेरे रूम में वो ज़रूर से शिफ्ट कर ही देंगे। तो मैंने उस टाइम पे मेरे दिमाग में उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आ
रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि मैम प्लीज़ आप देख लो ना कि अगर मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं मतलब अकेले घर में जाऊँ या फिर मेरे बच्चे यहाँ पे NICU में रहे और मैं अकेले घर चली जाऊँ, मैं ये बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आप प्लीज़ देख लो। तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा तू सोच मत, ज़्यादा दिमाग में अपना मत खराब कर, आज तेरे रूम में बच्चों को शिफ्ट कर देंगे। तो उसके बाद ही क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद में नर्स जो है वो आई हमारे रूम में और उन्होंने कहा कि बच्चों को हम शिफ्ट कर रहे हैं रूम में। सॉरी, मैं थोड़ा मेरा बैठने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, कभी मैं ऐसे हो रही हूँ कभी ऐसे हो रही हूँ, क्योंकि थोड़ा जो बैक पेन है वो अभी भी मुझे बैक पेन का प्रॉब्लम होता ही है। तो वो आप कुछ नहीं कर सकते उसका, वो जब भी विंटर्स आता है या फिर जो बारिश का मौसम है तो उस टाइम पे बैक पेन वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो जो इंजेक्शंस वगैरह आपको देते हैं ना पीछे में बैक में, उसकी वजह से थोड़ा बहुत तो पेन रहता ही रहता है। तो अगर मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ तो प्लीज़ उसको माइंड मत कीजिएगा। तो बच्चों को जैसे ही बच्चों को हमारे रूम में नर्स लेकर के आई, सब मेरे पापा पूरे खड़े हो गए थे, जयंत खड़े होकर के देख रहा था, मैं मतलब वहाँ पे उठ करके बैठ गई थी। और बहुत अच्छा उस टाइम का सीन मैं बता नहीं सकती हूँ कि बहुत अच्छा सीन था उस टाइम पे। और बच्चों को ला करके मेरे बेड के बगल में रखा गया, दोनों को, बहुत छोटे छोटे से क्यूट से टाइनी से बच्चे। और मैं बस देख रही हूँ। मैं एक्चुअली उस टाइम पे ऐसा था कि मैं समझ में नहीं पा रही थी कि मैं गोद में लूँ तो कैसे गोद में लूँ, इतने छोटे बच्चे, मतलब मैं क्या कहूँ कि बहुत छोटे, मतलब इतने छोटे छोटे थे वो। तो उनके गोद में लेने में भी मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा वो हो रहा था कि गोद में कैसे लूँ उनको। तो नेक्स्ट आता है हॉस्पिटल से जिस दिन मुझे डिस्चार्ज किया गया। तो डिस्चार्ज जब मुझे किया जा रहा था तो उस टाइम पे डॉक्टर्स आकर के सब कुछ मेरा जो भी प्रॉब्लम्स है वो देख ले रही थी कि किसी भी तरह का दिक्कत ना है। पेन अगर ज़्यादा है तो पेन किलर्स वगैरह प्रेस्क्राइब कर दे रही थी। उसके बाद आ रही थी, उसके बाद जो एक और जो डॉक्टर आई थी वो थी लैक्टेशन कंसल्टेंट, कि जो फीडिंग करवाना है कैसे करवाना है, क्योंकि आप तो नई मॉम होते हो तो आपको किसी भी चीज़ का पता नहीं होता है। जो बड़े होते हैं ऑब्वियसली वो आपको बताएंगे ही, लेकिन हॉस्पिटल की तरफ से भी वहाँ पे लैक्टेशन कंसल्टेंट्स होते हैं, वहाँ पे डाइटिशियंस वगैरह होते हैं जो कि आपको प्रॉपर डाइट चार्ट्स वगैरह बना करके देते हैं, डाइट्स किस तरीके से आपको लेना है वो बना करके देते हैं। तो ये सब कुछ हुआ। तो जो लैक्टेशन कंसल्टेंट है वो जब आई तो उन्होंने मुझे बताया कि बच्चे को किस तरीके से किस पोजीशन में फीडिंग करवाना है और कैसे रखना है, उसके सर को किस तरीके से रखना है, ये सारा उन्होंने बताया। और लैक्टेशन से रिलेटेड, लैक्टेशन मतलब फीडिंग, जो दूध आपका निकलता है तो उसके लिए उससे रिलेटेड जो भी डाइट्स वगैरह होता है उन्होंने वो चीज़ के बारे में बताया मुझे। और उसके बाद फिर जो डाइटिशियन है वो आई, उन्होंने मेरे डाइट के बारे में उन्होंने बताया कि मुझे क्या क्या खाना है क्या क्या नहीं खाना है। तो नहीं खाने में तो उन्होंने जो जो चीज़ों से गैस होती है वो सारी चीज़ें कुछ मतलब 2 हफ्ते के लिए उन्होंने कहा था कि 2 हफ्ते तक कुछ मत खाना, ऐसा चीज़ जैसे राजमा हुआ, चना हुआ, ये सब 2 हफ्ते के लिए उन्होंने कहा था कि मत खाना। और बाकी जो भी डाइट चार्ट्स है उन्होंने प्रॉपर डाइट चार्ट बना करके दिया था कि ये डाइट चार्ट में जिस तरीके से लिखा हुआ है उस तरीके से खाना खाना है। तो खैर वो डाइट चार्ट तो फिर मम्मी वगैरह जब रहती है तो मम्मी अपने हिसाब से ही खिलाती है। तो खैर, तो डाइटिशियन के बाद में फिर जो पेडिट्रिशियन होते हैं बच्चों के, वो आकर के आपको प्रॉपर्ली बताते हैं कि बच्चों को किस तरीके से हैंडल करना है फर्स्ट 3 मंथ्स में, कि क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है, वो सब कुछ आकर के पेडिट्रिशियन ने बता करके गया। और उसके बाद में जो मेरी डॉक्टर थी फाइनली उन्होंने कहा कि कब स्टिचेस खुलने के लिए नेक्स्ट कब आना है। स्टिचेस खुलना मतलब तो अभी जो सी सेक्शंस वगैरह होते हैं उसमें स्टिचेस वगैरह तो लगते नहीं हैं। तो वो जो ऐसा होता है कि अंदर जो स्टिचेस होते हैं वो खुद ब खुद गल करके ख़त्म हो जाते हैं, तो ऊपर में 1-2 जो स्टिच होते हैं वो खुलने का रहता है। तो उसके लिए कब आना था वो उन्होंने बताया करके। और बाकी जो भी मेरी जो क्वेश्चंस थे वो मैंने क्वेरीज वगैरह उनसे पूछे। तो वो जो दिन था वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक वाला दिन था। तो सुबह से डिस्चार्ज होने वाली बात चली रही थी और शाम को जाकर के एक्चुअली में मेरा डिस्चार्ज का जो प्रोसीडियर था वो कंप्लीट हुआ।
डिस्चार्ज होने के बाद में फिर हम लोग अपने गाड़ी में बैठ कर के फिर उसके बाद में हम लोग बच्चों को लेकर के घर में आए। तो ये पूरा मेरा हॉस्पिटल स्टे का और हॉस्पिटल में किस तरीके से क्या हुआ, ये पूरा स्टोरी था जो मैंने आज आपके साथ में शेयर किया। हो सकता है इस वीडियो में भी मैं कुछ चीज़ें भूल जाऊँ, तो मैं अपने ब्लॉग्स में ज़रूर से शेयर करूँगी आपके साथ में। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।